आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज और परसेंटेज के एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 10 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं कि ए पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 18 3/4% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन। फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3,450 रुपीज़। फाइंड हिज टोटल इनकम। चलिए देखते हैं। 12.5% क्या होता है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 18 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 18 चौक 72 3 75/4% कह सकते हैं इसको। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 थी 75, 25 चौका 100 यानी कि 3/16। 18 3/4% को 3/16 मैंने यहाँ पे बोल दिया। इसके बाद 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। आप समझना ध्यान से, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 1/8 खर्च करता है। फिर ये बोल रहा है कि फिर जितना बचता है उसका 18 से ही 3/4% ट्रैवलिंग पर खर्च करता है और फिर जो बच रहा है उसका 20% एजुकेशन पे खर्च करता है। और इस तरीके से उसका टोटल खर्चा 3450 है। उसकी टोटल इनकम बतानी है। अगर 1/8 भाग खर्च हो रहा है, 8 में से यानी कि 1 भाग खर्च हो गया तो बचेगा कितना? 7/8 भाग बचेगा। अब जो बचा है उसका 3/16 भाग खर्च होता है। अगर 7/8 का 3/16 खर्च होगा यानी कि 16 में से 3 खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना? 13/16 बचेगा। अब उसके बाद 1/5 खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना? 5 में से यानी कि 1 खर्च हो रहा है तो बचेगा आपका 4/5। ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, इस 4 से 8 आपका 2 बार जाएगा। अब देखो 13 सत्ते 91 तो आ गया ऊपर न्यूमरेटर में और 160 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। ये जो 160 है ये होती है आप लोगों की टोटल इनकम। ये आप लोगों की टोटल इनकम होती है। और ये 91 क्या है? जो बचता है ना, खर्च करने के बाद जो आप लोगों का बचा है, यानी कि ये आपकी क्या है? सेविंग्स है। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है। क्लियर। टोटल इनकम 160 है जिसमें सेविंग 91 है, तो यहां से एक्सपेंडिचर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर कितना निकल कर आएगा? 160 में से 91 को अगर माइनस कर दूंगा तो 69 यूनिट आप लोगों का एक्सपेंडिचर निकल कर आ जाएगा, है ना। और है कितना एक्सपेंडिचर? इस क्वेश्चन में दे रखा 3450 रुपए के बराबर है। 3450 रुपए के बराबर है। ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो टोटल इनकम बतानी जो कि 160 यूनिट है, तो यानी यहां पर हम लोग निकाल देंगे टोटल इनकम जो कि कितना है? 160 यूनिट है। तो इसकी वैल्यू को निकालेंगे यानी कि 3450 डिवाइडेड बाई 69 इंटू 160। अब देखो कितनी बार चला जाएगा। देखो ध्यान से देखिएगा आप लोगों का कितनी बार कट रहा है। यानी कि 23 थी 69, 23 कम 23, 23 पंजे 115 और 0, 3 से 150 आपका 50 बार जाएगा। 50 गुणा 160 कितना होता है आप लोगों का? यानी 8000। तो इस तरीके से टोटल इनकम जो आप लोगों की निकल कर आई है यहाँ पर 8000 रुपये निकल कर आई है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को हमने टोटली फ्रैक्शन से सॉल्व करा है और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड को, कि ए पर्सन स्पेंड्स 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 17% of the remaining on the clothes or 23% on foods and 10% of the remaining on education. He deposit the remaining amount in bank. Find the ratio of the total income and the total expenditure. यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% मकान के किराए पर खर्च करता है। जो बचती है उसका 17% कपड़ों पर और 23% भोजन पर। उसके बाद फिर जो बचती है उसका 10% एजुकेशन पर खर्च करता है ना। और बचे हुए अमाउंट को फिर वह बैंक में जमा करता है।
तो उसकी टोटल आय और टोटल खर्च आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है आप लोगों की 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। अगर 1/6 में से एक भाग खर्च करेगा तो बचेगा कितना? यानी 5/6 बचेगा। 5/6 बचेगा। उसके बाद जो बचता है यानी कि 5/6 बचा है, उसका 17% किस पर? क्लॉथ्स पर। यहां पर दे रखा है कि 17% क्लॉथ्स पर और 23% आप लोगों का फूड पर। ये कहां पे करता है? फूड्स पर। यानी कि टोटल खर्चा कितना आ गया आपका? 40% आ गया। किस पर आ गया आप लोगों का? क्लॉथ्स एंड फूड पर। और 40% को क्या कह सकता हूं? 2/5। यानी कि 5/6 बचा था, अब उसका 2/5 भाग खर्च कर रहा है, यानी कि 5 में से 2 भाग खर्च करता है, तो बचेगा कितना? 3/5 भाग बचेगा। ठीक है ना। अब जो बच रहा है उसका 10% एजुकेशन पर। अब जो बच रहा है उसका 10% एजुकेशन पे खर्च करता है और इस 10% की वैल्यू होती है 1/10। यानी कि 1/10 भाग खर्च कर रहा तो बचेगा कितना? 10 में से 1 भाग खर्च करा तो 9 भाग बचा, तो 9/10 भाग बचा। ठीक है। इस 5 से 5 कटा, 3 से 6 आपका 2 बार कटा, यानी आपका निकल कर आ गया 9/20। ये 20 होती है आप लोगों की टोटल इनकम। क्या होती है? आप लोगों की टोटल इनकम होती है। और ये 9 क्या है जो आप लोगों का बचा है? यानी कि सेविंग्स है। सेविंग्स है। अब आपको पता है कि इनकम बराबर होता है आप लोगों का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम बराबर आपका क्या होता है? यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। बात समझ में आ गई। और अब आपसे क्या पूछता है कि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशो, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना। टोटल इनकम 20 है, एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 20 में से 9 भाग बचा रहा, तो खर्च कितना कर रहा? 20 में से 11। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 20:11। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। प्रॉब्लम 3 को देखते हैं यहाँ पर कि ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन क्लॉथ्स एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। इफ ही सेव्स 17,280 rupees, find the difference between the amount spent on clothes and amount spent on education। एक व्यक्ति अपनी इनकम का, अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, फिर जो बचती है उसका 20% कपड़ों पे खर्च करता है और फिर जो बचता है उसका 10% एजुकेशन पे खर्च करता है। और इस तरीके से वह 17,280 रुपये बचाता है। तो कपड़े और शिक्षा पर खर्च किए गए के बीच का अंतर आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इस 20% की 1/5 ही होगी और इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब जब 5 में से 1 भाग खर्च होता है तो बचेगा कितना? 4/5 भाग बचेगा। इनटू फिर जो बच रहा उसका 1/5 भाग खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना? इसका भी 4/5 भाग बचेगा। फिर जो बच रहा है उसका 1/10 भाग खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना? 9/10 बचेगा। अब 2 से 4 2 बार, 2 से 10 5 बार, तो 9 दूनी 18 चौक 72/125 आ गया। तो ये 125 तो होती है टोटल इनकम, यहाँ पे समझना ध्यान से। और 72 यूनिट क्या है? यहाँ पर सेविंग्स है। क्या है? सेविंग्स है। अब कह रहा है कि वह सेव कितना करता है? 17,280। यानी कि इस 72 यूनिट की जो वैल्यू है यह आपको दे रखी 17,280 रुपये के बराबर। 17,280 रुपये के बराबर दे रखी है। तो यहां से हम लोग टोटल इनकम यानी 125 यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे और ये निकल कर आएगा 17,280 डिवाइड बाई 72 इंटू 125। 18 चौक 72, 18 निम्मा 162, 18 छिके 108 और 0 और 4 से 960 240 बार चला जाएगा। तो 240 गुणा 125 रुपया, यह आप लोगों की यहाँ पर टोटल इनकम निकल कर आ चुकी है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं। अब ये कह रहा है कि जो कपड़े पे और शिक्षा पे खर्च हुआ है उसका अंतर बताना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कपड़े पे कितना खर्च हुआ है। तो टोटल इनकम आप लोगों की है 240 गुणा 125, उसका 20% फूड पे खर्च करता है तो बचेगा कितना?
4/5 भाग। फिर जो बचता है उसका 20% कपड़ों पे करता है, यानी कि इसका 1/5 भाग कपड़ों पे करता है। 5 बजे 25, 25 से 125 5 पर गया, 5 चौक 20, 20 गुणा 240, यानी कि 4800 रुपये खर्चा हुआ कपड़ों पर। अब इसके बाद एजुकेशन पे खर्चा निकालेंगे, कितना हुआ एजुकेशन पे, ठीक है ना। आप देखेंगे कितना खर्चा हुआ एजुकेशन पे, बात समझना ध्यान से। अब देखो जो खर्चा कपड़े पे हुआ है, ठीक है ना, देखो एजुकेशन पे खर्चा निकलेगा 240 गुणा 125, 20% खर्च करता है भोजन पे, तो बचेगा 4/5 भाग। फिर जो बचता है उसका 4/5 भाग कपड़े पे, और फिर उसका 10% एजुकेशन पे, यानी कि इसका 1/10 भाग। 5 बजे 25, 25 से आपका 5 बार जाएगा, और जी आपका 5 से 10 2 बार, और 2 से आपका 120, 240 120 बार। तो ये आपका निकल कर आएगा 120 गुणा 16, यानी कि 0, 16 दूनी 32, तो 3 आ गया, 16 कम 16 3 19, 1920 रुपये एजुकेशन पे खर्च करे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, यानी 4800 और माइनस 1920। तो ये आप लोगों का डिफरेंस यहाँ पे जो निकल कर आएगा 2880 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी यहाँ से आपका जो डिफरेंस निकल कर आया है किस किस का, जो कपड़े पे खर्च हुआ है और जो शिक्षा पे खर्च हुआ है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2880 रुपये के बराबर है। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं कि कीर्ति गेव 35% ऑफ हर मंथली सैलरी टू हर मदर। कीर्ति अपनी सैलरी का 35% अपनी माताजी को देती है। फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी, बची हुई सैलरी से सी पेड 18% होम रेंट, बची हुई सैलरी से 18% घर का किराया देती है। एंड 42% सी कैप्ड असाइड फॉर हर मंथली एक्सपेंस, और इसके अलावा 42% अपने घर के खर्चे के लिए रख लेती है। द रिमेनिंग अमाउंट सी कैप्ड इन बैंक अकाउंट, और बचा हुआ अमाउंट बैंक खाते में जमा करती है। द सम ऑफ द अमाउंट सी कैप्ड इन बैंक एंड दैट सी गेव टू हर मदर वॉज 43,920, यानी कि जो अमाउंट उसने बैंक में जमा किया और जितना अपनी माताजी को दिया वह टोटल मिलाकर 43,920 रुपये है। तो उसकी मंथली सैलरी बतानी है कि कितनी होगी। तो यहां पर मान लेते हैं कि लेट दी मंथली सैलरी, ठीक है ना, और ये सैलरी हमने मानी यहां पर कि 100% है। अब उसने इस 100% में से 35% अपनी माताजी को दे दिया, तो उसके पास बचा 65%, ठीक है ना। अब जो बचा है देखो यहां से पढ़ो, फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी, उसमें से 18% घर का किराया और 42% देती है मंथली एक्सपेंस के लिए रख लेती है। 18 42 यानी कि 60%। तो इसमें से 60% ये बाकी खर्चे हो गए, घर का किराया और ये। तो 65% का 60% कितना होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये होता है 39, यानी कि 39 और कम हो जाएगा 39%, ठीक है ना। तो 65 में से जब 39% को अगर मैं यहाँ पर कम करूंगा, बात समझ लेना है आप लोगों को ध्यान से, तो आपका बचेगा कितना, यानी कि 26% बचेगा, ठीक है जी, 26% बचा। क्लियर हो गई बात। अब ये बोल रहा है यहाँ पे देखो कि जितना उसके पास अभी बचा है और जो बचता है उसको बैंक में जमा कर देती है, यानी कि ये 26% बैंक में जमा करती है। तो कहता है कि जो बैंक में जमा हुआ यानी कि 26%, और जो उसने अपनी माताजी को दिया, ये इसने अपनी माताजी को दिया था, ये इसने अपनी मदर को दिया था, यानी कि 35%। अगर इन दोनों का सम किया जाए तो यह आपका 43,920 रुपए के बराबर है। तो उसकी मंथली सैलरी यानी कि 100% ये वैल्यू बतानी है। 26 और 35 इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो 61% आएगा आपका, जो कि 43,920 रुपए के बराबर है। मंथली सैलरी 100% ये वैल्यू निकालनी है। 43,920 बटे 61 इंटू 100, तो 61 से जाएगा आप लोगों को 6 सत्ते 42, 427, 122 बच गया, 61 दूनी 122 और 0, 720 गुणा 100, तो यह आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, 72,000 रुपये। तो इस तरीके से इसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी निकल कर आई है कीर्ति की, 72,000 रुपीज, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर,
इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च करता है। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड्स 15,240 रुपये ऑन हिज एजुकेशन। उसके बाद जो पैसा उसके पास बचता है उसमें से 15,240 रुपये अपनी शिक्षा पे खर्च करता है। ही स्पेंड 18.18% ऑफ द लेफ्ट अमाउंट ऑन फूड। उसके बाद फिर जो उसके पास जो पैसा बचता है उसका 18 से 1.8% भोजन पे खर्च करता है। नाउ हु हैज 30% ऑफ द अमाउंट दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ इश्यूज। अब उसके पास 30% बचता है जो उसने अपने पेरेंट्स पे खर्च किया था, उसका 30% भाग बचता है। तो अब आपको बताना है फाइंड इनकम ऑफ विकास। तो विकास की इनकम आप लोगों को बतानी है कि कितनी रही होगी। ठीक है, बात समझ में आई है? तो मान लेते हैं टोटल विकास की इनकम। तो यहां पे कह देते हैं लेट दी टोटल इनकम, जिसको हमने यहां पे मान लो कि 100 है। ठीक है ना, 100 है टोटल इनकम। क्लियर हो गई बात? जिसमें से 36% इसने अपने पेरेंट्स की हेल्थ पे खर्च करा है, 100% है। अब 100% में इसने 36% खर्च कर दिया है अपने पेरेंट्स की हेल्थ पर, तो बचा कितना? यानी कि 64% बचा। और इसमें से 15,240 रुपये इसने अपनी एजुकेशन पे खर्च कर दिया, तो अभी ये बचा। ठीक है ना, अब जो बचता है उसका भी 18.18%, ये कितना होता है? 2/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है ना। इसका भी 2/11 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? यानी कि 64% माइनस 15,240 जो बचा था, इसमें इसका 2/11 खर्च करा, इसका भी अगर 2/11 खर्च करा तो इसका कितना बचेगा? यानी कि 9/11 भाग बचेगा, जो कि किसके बराबर है? ये उसके बराबर है जो उसने पेरेंट्स की हेल्थ पर खर्च करा था 36%, का भी 30% है, इसके बराबर है। तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, सोल्व करेंगे कि 64% माइनस 15,240 और यहाँ पे कहते हैं गुणा 9/11 इक्वल टू 36% का 30% कितना होता है? 10.8%। अब 9 से कट करूंगा, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 1.2 आ जाएगा निकल कर। तो यहाँ पर आएगा 64% माइनस 15,240 इक्वल टू 11 की गुणा कर दूंगा 1.2 में, यानी कि 13.2 आपका आ जाएगा। तो ये कितना निकल कर आएगा? यानी कि 50 कितना आ जाएगा आप लोगों का? 50.8% इक्वल टू 15,240 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम लोग अगर 1% की वैल्यू को निकालेंगे तो आपका निकल कर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा टोटल इनकम, तो ये आप लोगों की 30,000 रुपये निकल कर यहाँ पर आएगी। और ये आप लोगों से पूछता है कि विकास की टोटल इनकम क्या हो जाएगी? तो विकास की टोटल इनकम हो जाएगी 30,000 रुपीज़। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर देखते हैं कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 लोग हैं। वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स। एक को कुल वोट का 41% मिलता है एंड लॉस्ट बाई 5,580 और 5580 वोट से हार जाता है। तो टोटल वोट्स आप लोगों को बतानी है। हमने मान लिया कि 100% है आप लोगों की टोटल वोट्स। ये हमने मान लिया कि टोटल वोट्स 100% है, जिसमें से एक कैंडिडेट को मिलती है 41%, तो दूसरे को मिलेगी 100 में से 41 को माइनस करूंगा 59%। अब यह कितनी वोट से हार गया? 59 में से 41 को माइनस करूंगा 18% से हार गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5580 वोट्स के बराबर है 18%। टोटल वोट्स आपको बतानी है। टोटल वोट्स यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 18 3 54, 18 कम 18, 1 310 आ गया। 1% 310 के बराबर,
तो 100% आप लोगों का निकल कर आएगा 31,000 वोट्स के बराबर। किसके बराबर निकल कर आएगा? 31,000 वोट्स के बराबर। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को ध्यान से देखिएगा। इन एन इलेक्शन candidate X got 70% of the overall valid votes if 20% of the overall votes were declared invalid and the total number of votes is 64,000, then find the number of valid votes polled in favor of the candidate। ये आप लोगों को बताना है। कहते हैं कि एक चुनाव में कैंडिडेट एक्स वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, कुल मतों की 20% अवैध घोषित कर दी गई है, कुल वोट आप लोगों की 64,000 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैध मतों की संख्या बतानी है जो कैंडिडेट के फेवर में पड़ी है। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूं सबसे शुरुआत में कि टोटल वोट्स आप लोगों की 100% है। यहां पे लिख देते हैं टोटल वोट्स कितनी है? 100%, जिसमें से टोटल वोट्स में से 20% हो गई आप लोगों की इनवैलिड। ठीक है ना, अगर 100 में से 20% इनवैलिड होगी तो 20 कम हो जाएगी, तो यानी कि 80% वोट बचेगी जो कि आपकी वैलिड वोट्स है। क्या है? आपकी वैलिड वोट्स है। क्लियर हो गई बात? ये आपकी क्या है? वैलिड वोट्स है। अब एक कैंडिडेट को 70% प्राप्त होती है। एक कैंडिडेट का नाम एक्स है और एक्स को, है ना, एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको 70% वोट मिल रही है, यानी कि 80 का 70%। दूसरे का नाम वाई ले लेता हूँ, तो एक्स को मिल रही है 70%, तो 80 का 70% यानी कि 56%। क्लियर है? 70% वोट मिल रही है यहाँ पर। 80 में से 56 गई तो बची आपकी 24%, तो दूसरे को मिल रही है यहाँ पर 24% वोट्स। ऑल क्लियर? यहाँ तक भी क्लियरिटी हो गई। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 64,000 है, यानी कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स आप लोगों को 64,000 दे रखी है। 100% की वैल्यू 64,000, 1% की वैल्यू आ गई 640। तो अब आपसे पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट के फेवर में वोट पड़ी है वो अब आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कि कितनी रही होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? क्या इस तरीके से कर लोगे? अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे 56% की वैल्यू, अब ये निकल कर आएगी, देखो 56 और 1% की वैल्यू है 640। सोल्व कर देंगे 0, 6 चौक 24 का 4 निकल कर आ जाएगा आपका, बचेगा 2, 6 छंग 36 और 5 चौक 20, 36 और 20 होता है 56 और 2 58 का 8, तो आपका 5 बचेगा। 6 पंजे 30 और 5 35, तो यानी कि जो कैंडिडेट जीता है जिसका नाम एक्स था उसके फेवर में 35,840 वोट पड़ी है। 35,840 वोट्स पड़ी है। इस तरीके से ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को ध्यान से देखिएगा। इन एन इलेक्शन 11 1/9% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक चुनाव में 11 से 1/9% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी। इस चुनाव में पार्टी ए को 20 से 18% ज्यादा वोट मिलती है। इफ ए पार्टी ए गेट 2,36,000 वोट्स, पार्टी ए को अगर 2,36,000 वोट्स मिलती है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे ये अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है। हमने माना कि टोटल वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर्स थे, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट इन वोटर, या इसको ऐसे लिखना पड़ेगा वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, यानी कि वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर्स थे। ऑल क्लियर? 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9। इस 100 में से, है ना, इस 100 में से 1/9 लोगों ने वोट ही नहीं डाला,
100 का 1/9% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। समझ आ गई बात? यानी अब इस बात को 100 का अगर 1/9 मैं लूंगा तो यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो फ्रैक्शन में ना आए, है ना। हो तो ऐसे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग इस बात को ऐसे लिख देंगे, अगर 1/9 भागने लोगों ने वोट नहीं डाला तो डाला कितने ने, 8/9। और टोटल नंबर इन वोटिंग लिस्ट में अगर मैं x मान लेता हूं, यहाँ पर इजी पड़ेगा इस तरीके से, मान ले कि टोटल x वोटर्स थे इन वोटिंग लिस्ट में, जिसमें से 1/9 ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 8/9 ने डाला, ठीक है ना। अब उसके बाद पार्टी ए को बी से 18% ज्यादा वोट मिलती है, पार्टी ए को बी से। अब यहां पे हम लोग मान लो कि एक पार्टी आपकी ए है और एक पार्टी आप लोगों की बी है, टोटल दोनों को 100% वोट मिलेगी, है ना। ए को बी से 18% ज्यादा, तो ज्यादा जो 18% है वो इसमें से माइनस कर देना। अब 82 निकल कर आएगा और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, 41 और 41। ए को ज्यादा मिल रही तो जो 18 माइनस करा था उसको पहली वाली में जोड़ देना, यानी कि 59%। तो यहां से कह देंगे कि आप पार्टी ए को जो वोट मिल रही है वो 59%, और पार्टी बी को जो वोट मिल रही है वो मिल रही है आप लोगों की 41%। समझ में आ गई बात? अब यहां पर टोटल वोट x थी, जिसका 8/9 भाई लोगों ने डाला, और इस पूरे का 59% मिली पार्टी ए को, जो कि सवाल में दे रखी 2,36,000 के बराबर है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे इस बात को। अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोगों को निकालना है इस x की वैल्यू, तो इस परसेंटेज को भी अगर मैं हटाऊंगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 नम 72, 8 पंजे 40, 00 आ जाएगा। अब 59 से भी कट जाएगा, ये 59 से कटेगा आप लोगों का 500 बार, ठीक है ना। अब इसकी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, परसेंटेज को भी हटाऊंगा इसे, यानी ये निकल कर आएगा आप लोगों का 500। इस परसेंटेज का मतलब इधर राइट साइड में 100 की गुणा हो जाएगी और एक 9 है, यानी x की जो वैल्यू आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आई है 9 बजे 45 और 4 जीरो और चिपका दो, यानी कि 4,50,000 रुपये। तो रुपये नहीं, वोट्स की बात हो रही है यहाँ पे, 4,50,000 वोट्स। तो इसका मतलब हमने ये माना था वोटर लिस्ट में x वोट है और x की वैल्यू निकल कर आ गई 4,50,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है आप लोगों की, 4,50,000। और इस तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।